वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल स्टडी जोन में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पार्ट 1 में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एयरपोर्ट इंजीनियरिंग कम से कम 3 या 4 पार्ट में जानेंगे। पहले पार्ट आज हमारा पार्ट फर्स्ट है, तो इस पार्ट फर्स्ट में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, मतलब एयरपोर्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे एयरपोर्ट क्या होते हैं, और फिर हिस्ट्री ऑफ एरोप्लेन जानेंगे, और फिर हम लोग जानेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। फिर हम जानेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट पार्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन में ये जानेंगे हम लोग कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग किन किन क्षेत्रों में काम करता है। जो कि हमारा एरोप्लेन इंजीनियरिंग या एरोपोर्ट इंजीनियरिंग होता है। जी हाँ दोस्तों, ये काम करता है, इनके अंतर्गत आता है प्लानिंग, मतलब कि प्लानिंग करेंगे कि हमारे कहाँ कहाँ टर्मिनल्स बनाने हैं, डिज़ाइंस एंड रनवेज। तो मतलब बेस्ड ऑन एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग ऑफ एयरप्लेन इंजीनियरिंग, फिर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टर्मिनल्स एंड रनवेज। जी हाँ दोस्तों, टर्मिनल्स मतलब जैसे कि आप कभी गए होंगे एयरपोर्ट पे, तो आप वहाँ जैसे देखेंगे एक फर्स्ट टर्मिनल, टर्मिनल 2, बहुत सारे टर्मिनल्स होते हैं। फिर रनवेज मतलब जहाँ पे हमारी प्लेन्स रन ऑफ या टेक ऑफ या फिर लैंड करती है। और फिर डिज़ाइन मतलब पूरे बिल्डिंग की डिज़ाइन भी करेंगे, मतलब कोई किसी पीपल को हार्म ना हो, रनवे से थोड़ा सा बिल्डिंग दूर रखें। और पूरी प्लानिंग बेस्ड एक जैसे होते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पूरा प्लानिंग करता है एक हाईवे इंजीनियरिंग की तरह। जी हाँ दोस्तों, और फिर ये एयरपोर्ट इंजीनियरिंग हम लोग ये भी जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट मतलब पूरे एयरपोर्ट में क्या क्या कंस्ट्रक्शन बेस्ड होते हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ें को महत्वपूर्ण और ध्यान देना चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं एयरपोर्ट क्या होता है। ये नाम तो आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा एयरपोर्ट क्या होता है, लेकिन आज एक इंजीनियरिंग के नज़रिए से देखिए कि एयरपोर्ट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला आप लोग के दिमाग में भी आ रहा होगा और हमारा पहला डिफिनेशन भी यही है कि जो एयरपोर्ट होता है वो एक आम इंसान या फिर पैसेंजर को कांटेक्ट कराता है ग्राउंड ट्रांसपोर्ट टू एयर ट्रांसपोर्ट। जी है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं जो हमारा एरोप्लेन होता है वो पहले रनवे पे रन करता है फिर हवा में जाता है। तो ऐसे ही साफ साफ ये डिफिनेशन है कि द एयरपोर्ट इज़ अ फैकल्टी वेयर पैसेंजर्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम ग्राउंड ट्रांसपोर्ट टू एयर ट्रांसपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ये एक जरिया या एक माध्यम या फिर एक मीडियम है ग्राउंड ट्रांसपोर्ट को एयर ट्रांसपोर्ट पे कांटेक्ट करने का। फिर दूसरा पॉइंट हमारा आता है एयरपोर्ट, यहाँ पे इट इज़ अ लोकेशन वेयर एयरक्राफ्ट सच एज एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू टेक ऑफ ऑल लैंड। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं अब एयरपोर्ट है तो वहाँ पे प्लेन आएंगी और जाएंगी भी। तो मेन मुद्दा यही है कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं या फिर एक ऐसा जगह बोल सकते हैं जहाँ पे एरोप्लेन्स या फिर हेलीकॉप्टर्स टेक ऑफ करती हैं और लैंड करती हैं। और फिर तीसरा पॉइंट भी हमारा कुछ इसी तरीके से है। एयरपोर्ट पे हमारे जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं या हेलीकॉप्टर्स होते हैं या और कोई जेट हुआ, कोई भी मतलब हवाई जहाज़ या हवाई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई भी हमारी कोई भी वो हो व्हीकल हो, वो यहाँ पे आती हैं स्टोर मतलब जैसे पार्किंग एरिया बोल सकते हैं या फिर मेंटेनेंस नाम पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी पार्किंग की भी सुविधा होती है, जैसे कि आप कोई चीज़ को स्टोर कर सकते हैं या फिर पार्क कर सकते हैं और फिर मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और फिर अब हम आगे जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ एरोप्लेन। हिस्ट्री ऑफ एरोप्लेन आप सुनेंगे तो आपके पहली बात माइंड पे ये आती होगी कि राइट ब्रदर्स। जी हाँ दोस्तों, राइट ब्रदर्स 2 भाई थे जिन्होंने मिलके एक सक्सेसफुल एरोप्लेन का डिज़ाइन किया था और उन्हें उड़ाया भी था। तो राइट ब्रदर्स, दोनों ब्रदर्स का हम नाम जान लेते हैं। नाम है ऑरवेल राइट
और वेल्बर राइट। जी हाँ दोस्तों, ऑरवेल राइट और वेल्बर राइट ये दो भाई थे जिन्होंने 17 दिसंबर 1903 और 1908 में वर्ल्ड्स फर्स्ट सक्सेसफुल मोटर ऑपरेटेड एयरप्लेन इन्होंने उड़ाया था और इन्होंने खुद से डिज़ाइन किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड। अब फिर आगे हम जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया और डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। हाँ, अब हम लोग दोस्तों जान लेते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, पहला एयर फ्लाइट जो इंडिया में रन किया था या फिर जो उड़ान भरी थी वो हम बता रहे हैं, वो है 1911 1911। जी दोस्तों, 1911 में इलाहाबाद से नैनी ये जो डिस्टेंस है वो पहली एयर फ्लाइट कवर की गई थी इलाहाबाद से नैनी इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, और फिर दूसरा आता है 1903। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट कॉमर्शियल एयर सर्विस वर इस्टेब्लिश इन 1930 में एस टाटा एयरलाइंस। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में पहला कॉमर्शियल एयर सर्विस जो इस्टेब्लिश की गई थी वो टाटा सर्विस की तरफ से की गई थी, या फिर टाटा एयरलाइंस बोल सकते हैं, टाटा कंपनी बोल सकते हैं। टाटा एयरलाइंस उसका नाम रखा गया था जो कि 1930 में इस्टेब्लिश की गई थी। जी हाँ दोस्तों, फिर अगला आता है कि 1947 में 4 कंपनियां थी, इंडियन नेशनल एयरवे, टाटा सन्स लिमिटेड और एयर सर्विस और डेक्कन एयरवेज। इन्होंने 4 कंपनियां जो एक उड़ान भरी थी 1947 में इंडिया की तरफ से, ये थी इन डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, या फिर बोल सकते हैं हिस्ट्री ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। एक बार फिर से हम लोग जान लेते हैं। 1911 में इलाहाबाद से नैनी पहला फ्लाइट एयर फ्लाइट इंडिया में उड़ाई गई थी, और फिर 1930 में टाटा एयरलाइंस का इस्टेब्लिश हुआ था एज अ कॉमर्शियल सर्विस इन इंडिया। और फिर 1947 में 4 कंपनियां ने एक साथ उड़ान भरी थी, जिन कंपनी का नाम है इंडियन नेशनल एयरवे, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विस और डेक्कन एयरवेज के नाम से जाना जाता है। और फिर आता है लास्ट 1972 में इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का खुद का अथॉरिटी 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिस अथॉरिटी का नाम रखा गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। पहले हम जानेंगे अच्छाइयाँ और फिर बुराइयाँ। जी हाँ दोस्तों, पहले हम लोग एडवांटेज जानते हैं। एडवांटेज होता है ये बहुत हाई स्पीड होता है, मतलब जैसे कि आप बस या ट्रेन से कहीं सफ़र करते हैं तो आपको अगर ट्रेन कहीं जाना होता है तो 2 से 3 दिन लग जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमें इलाहाबाद से मुंबई जाना हो तो हमें 3 से 3 दिन लग जाता है। सेकंड पॉइंट है क्विक सर्विस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ट्रेन है थोड़ा लेट हो जाता है, 1-2 दिन लेट हो जाती है, ट्रेन कैंसिल भी हो जाती है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्विक सर्विस होती है, मतलब वो ऑन टाइम पंचुएट होती है अपने टाइम। अगर आपकी फ़्लाइट 8:10 पे है तो वो 8:10 पे आएगी। बोर्डिंग 1-2 घंटे पहले शुरू हो जाती है उसके लिए। तो ये एक मान सकते हैं क्विक सर्विस है और हाई स्पीड। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको इलाहाबाद से मुंबई जाना है तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से जाते हैं या फिर एयर ट्रांसपोर्ट जाते हैं तो मुश्किल से मुश्किल आपको 1 घंटे या आधे घंटे लग जाएंगे सिर्फ फॉर ट्रिप। ये हाई स्पीड है और क्विक सर्विस है। नो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है या फिर नहीं लगता, नेग्लिजिबल होता है। जैसे और सब में जानते हैं बहुत पेएबल होता है, कोई महंगा होता है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। इजी एक्सेस, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान होता है इसका आना और जाना, कोई झंझट नहीं होता है। फिर होता है नो फिजिकल बैरियर, जैसे कि आप जा रहे हैं ट्रेन से या बस से तो उसमें फिजिकल बैरियर्स बहुत आती हैं, कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है या फिर गाड़ी रुक जाती है या फिर स्टॉपेज होता है, बहुत सारी स्टॉपेज होती हैं। ये सब फिजिकल बैरियर्स एयर ट्रांसपोर्ट पर नहीं होते हैं। फिर अगला आता है हमारा नेशनल रूट और नेशनल डिफेंस। नेचुरल रूट और नेशनल डिफेंस। नेचुरल रूट मतलब इसके लिए जैसे आप बस हुआ, ट्रक हुआ या फिर हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे, आपको एक परफेक्ट रोड या फिर एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म देना होता है जहाँ पे हमारी गाड़ी या ट्रेन अच्छे से चल सके, स्मूथली चल सके। लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब हवा में चलती हैं, तो इसके लिए कोई भी नेशनल या फिर इसके लिए आर्टिफिशियल ट्रांसपोर्ट या आप बोल सकते हैं इसके लिए कोई हमें स्पेशल प्लेटफॉर्म नहीं देना होता है चलने के लिए, हवा में चलती है, इसके लिए हमें कोई
कोई रूट बनाने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल रूट पे चलती हैं। और नेशनल बैरियर्स होते हैं, मतलब कुछ कुछ होते हैं, जैसे ट्रेन से आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत कम जा सकते हैं, फिर लगभग नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये आप एयर ट्रांसपोर्ट से वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में ट्रैवल बहुत इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस में। तो डिसएडवांटेज होती है, ये बहुत रिस्की होता है। जैसे कि आप जान सकते हैं, अगर आप हवाई जहाज़ से उड़ रहे हैं तो हवा में अजीब अजीब प्रकार की गैसें होती हैं, या फिर बोल सकते हैं कि अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ या फिर इंजन फेल हुआ तो फिर आपकी मौत बहुत ही निश्चित है। बड़े दुर्भाग्य के साथ हमें ये बोलना पड़ रहा है। ऐसे मतलब ये एक तरह से बहुत रिस्की होता है। और फिर होता है वेरी कॉस्टली, जैसे कि आप जानते हैं बस या फिर ट्रेन कम कॉस्टली होता है, या फिर हम बोल सकते हैं। फिर आता है स्मॉल कैरिंग कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ट्रेन में आप एक साथ कम से कम 400 से 500 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता, या फिर आप एयर ट्रांसपोर्ट में आप बोल सकते हैं ऐसा नहीं होता। एयर ट्रांसपोर्ट में सिर्फ लिमिटेड ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या फिर ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि अगर लिमिट लगी 500 या अगर लिमिट है 400 की, लिमिट है अगर 100 की, तो सिर्फ 100 पैसेंजर्स ही ट्रैवल कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं होती है। सॉरी फॉर डैट, मैंने 400-500 बोल दिया था, वो 400-500 रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। और फिर आता है लास्ट, अनरिलायबल और ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक एयर ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सब ए ग्रेड की फैकल्टी वहाँ होती है। आप बोल सकते हैं अच्छी फैकल्टी देने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा भी लगाना होता है, इसलिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक एरोप्लेन का मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। आप जैसे जानते हैं कि जितना आप एक एयर ट्रांसपोर्ट करेंगे उतने में आप कम से कम 2 से 3 बार एक रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इंडिया स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।